हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एईसी प्लस पर। और आज हम बात करेंगे अपनी संखना सीरीज में लेक्चर नंबर 4 की। यहाँ पर हम जनरल अवेयरनेस की, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इनके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनकी हम प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस आपको MWF में मिलेंगे। अगर मंडे को जनरल साइंस मिल गया है तो फिर आपको वेडनेसडे को जनरल अवेयरनेस मिलेगा, फिर आपको फ्राइडे को जनरल साइंस मिलेगा, फिर मंडे को जनरल अवेयरनेस। अल्टरनेट चलेंगे ये। टेक्निकल में अगर आप देखें तो मैकेनिकल मिलेगा ट्यूसडे एंड सैटरडे को 12:30 बजे। और सिविल इंजीनियरिंग आप देख पाएंगे कब? मंडे से फ्राइडे में शाम को 4 बजे। सैटरडे संडे को मैराथन क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं पहले प्रश्न की तरफ कि पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने, क्या कहेगा? कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी झील है ना? कौन सी झील को भारत की सबसे बड़ी झील कहा गया है? कौन सी झील को भारत की सबसे बड़ी झील कहा गया है? एक मिनट, है ना। कौन सी झील को भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील यहां पर कहा गया है? तो मानव निर्मित झील का मतलब क्या हो गया कि जो इंसान के द्वारा बनाई गई झील है। किसके द्वारा? मानव के द्वारा, है ना। तो ये कहां पर बनेगी? खास तौर से बड़ी झीलें आपको बांध के ऊपर देखने को मिलेंगी। मतलब झील का मतलब क्या हो जाता है? तो आप क्या कह सकते हैं? झील का मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आप क्या कहें, झील का मतलब होगा पानी का भराव। क्या होगा? पानी का भराव। कि पानी अगर कहीं पर भर गया है तो उसको आप झील कह देंगे। और मानव निर्मित जो आपको मिलेगी वो कहां पर? आप बांध भी इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। तो महाराणा प्रताप सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, राजसमंद और ढेबर। तो सबसे बड़ी झील है, सबको पता होगा, आपने मिसलेनियस में सबने पढ़ा भी होगा, गोविंद बल्लभ पंत। ये कहां पर है? रेहंद नदी पर है। रेहंद नदी पर है। रेहंद नदी पर रेहंद परियोजना चलती है। एमपी और यूपी के बीच में है। एमपी और यूपी के बीच में है। एमपी का जो जिला लगता है, एमपी का जो जिला लगता है वो है सिंगरौली। और यूपी का जो जिला लगता है सोनभद्र। इनके बीच में जो झील है, यहां पर जो नदी जाती है इसके बीच में जो झील है, इसको क्या कहते हैं? यही झील है आपकी, इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं। ये क्या है? ये झील है। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछी गई, झील की एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर, तो आप बताएंगे रेणुकूट। क्या बताएंगे? रेणुकूट उत्तर प्रदेश। रेणुकूट उत्तर प्रदेश के अंदर ये झील आप देख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले की बात करेंगे, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? प्रायद्वीपीय नदी, आप नदियों को कैसे बांट रहे हैं? ओरिजिन के आधार पर बांट रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर बांट रहे हैं। तो हम दो प्रकार से नदियों को यहां पर देख पाते हैं। एक प्रकार आप देख पाते हैं कि हिमालय वाला, कि हिमालय से उत्पत्ति होगी। मतलब यहां पर अगर हिमानी से अगर कोई नदी निकल रही है तो उसको हिमालयन नदी कहते हैं। और एक होती है प्रायद्वीपीय नदियां, जो क्या है ना, पठारी भाग से। प्रायद्वीपीय नदियां जो क्या है, पठारी भाग से निकलती है। कहां से निकलती हैं? पठारी भाग से आप इनको देख पाते हैं। तो हिमालय वाली नदियां जो हैं उसमें आप देख पाएंगे कि क्या, कौन कौन सी? प्रायद्वीपीय नदी की बात नहीं है ना, प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। तो अब हिमालय से क्या है? सिंधु गंगा, है ना, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां, यमुना, ये सारी नदियां वहां से निकलती हैं। कृष्णा आप देखें तो दक्षिण भारत में है, नर्मदा मध्य प्रदेश में है, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। सब क्या है? प्रायद्वीपीय है। क्या है? प्रायद्वीपीय है। अलकनंदा गंगा की सहायक है। ये क्या है? हिमालयन रिवर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहां पर आप देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आप यहां पर देख पाएंगे। अगला, सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में है? सूरजकुंड झील जो है, इसको सीधा सा याद करना है आपको। सूरजकुंड झील जो है वो आप हरियाणा में देखते हैं। सूरज के आकार की है, पानी की आपूर्ति के लिए इसको बनवाया गया था, इस कारण से इसको सूरजकुंड नाम यहां पर दिया गया है ना। सूरजकुंड, अगर सूरज ताल चंताल आता तो ये कहीं और, कुंड जो है वो हरियाणा में आप देख पाएंगे। सूरजकुंड हरियाणा में आप देख पाएंगे। अगला, कथा सरित सागर किसने लिखी है? कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है? सोमदेव, जयदेव, कालिदास और भाषा। कालिदास की तो आप देखते हैं इनके नाम के पीछे खास तौर पर कुछ ऐसा मां आ जाता है, अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, मेघदूतम। तो ऐसे तो कालिदास ही हो गए, है ना। जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। क्या लिखी है ने? गीत गोविंद। भगवान कृष्ण के जो है वो इनके द्वारा लिखे गए हैं। कथा सरित सागर लिखी है सोमदेव ने। 11वीं सदी के आसपास की बात अपन करते हैं, वहां पर इनके द्वारा ये लिखी गई है। और इसमें उदयन और उनके बेटे का ज्यादा जिक्र है। उदयन और उनके बेटे का जिक्र है। उनके बेटे का जिक्र है ना, उदयन और उनके बेटे का जिक्र आप ज्यादा देख पाते हैं। तो कथा सरित सागर किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए, सोमदेव के द्वारा यहां पर लिखी जाती है। रानी नायका देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 में खालिस्तान को पराजित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद अल बकीर, अल साहिल मोहम्मद और मोहम्मद गौरी।
मोहम्मद बिन तुगलक जो है, तुगलक अगर आप देखेंगे तो ये 1300 के आसपास की बात हो जाती है। हम बात कर रहे हैं 1178, मतलब गौरी का टाइम रहा है। गौरी का जो टाइम है वो यहां पर आप देख पाते, गौरी का टाइम रहा है। 1178 में आपने मोहम्मद गौरी की एक लड़ाई देखी होगी, मोहम्मद गौरी की एक लड़ाई देखी होगी जिसको आप कहते हैं चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय। ये चालुक्य राजा कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। कहाँ के हैं? गुजरात के। आपने ये सुना होगा चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय, जिनके साथ गौरी की लड़ाई हो जाती है, जिनके साथ गौरी की लड़ाई होती है। तो मूलराज क्या है? मूलराज तो छोटे थे। मूलराज की जगह एक्चुअल में लड़ाई किसने लड़ी थी? इनकी मां ने लड़ी थी, और इनकी मां का नाम ही क्या था? नायकी देवी नाम था। क्या नाम था? नायकी देवी नाम था। तो यही वो रानी है जिनने क्या किया था 1178 में। जो मूलत तो छोटे थे, मूलत तो छोटे थे, तो इनका तो इनके पिता जो है वो 4 साल तक ही शासन कर पाए, उसके बाद एक्सपायर कर जाते हैं। तो ये तो छोटे थे, तो इनकी जगह गद्दी पर, चूंकि हमारे यहाँ पर राजा हमेशा क्या है, पुरुष ही बैठेगा, तो राजा ये मूलराज बैठे थे, और पूरा काम कौन संभाल रही थी? रानी संभाल रही थी। इनके साथ रानी युद्ध में शामिल होती है और गौरी को भारत में या गुजरात में घुसने से रोक देती है। तो मोहम्मद गौरी हारा था इनसे। 1178 की लड़ाई है जिसको चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय और उसकी मां, ये तो बहुत छोटे हैं, तो इनकी मां रानी नायका देवी के द्वारा पराजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, लाल किले में आयोजित दृश्य कला प्रदर्शनी खालिस्तान से भारत की स्वतंत्रता तक कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है। कौन सी शताब्दी से भारत में अगर आप देखें तो लगातार है ना, लगातार भारत की स्वतंत्रता तक की कलाकृतियों का यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 16वीं शताब्दी से। कब से? 16वीं शताब्दी से। अगले की बात करते हैं। अगला क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? अब आपको कई सारे भाग यहां पर देखने हैं। यहां पर आपको कितने भाग दे दिए गए हैं? भाग 4, भाग 5, भाग 2। भाग 2 है अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 तक। क्या जाएगा इसमें? नागरिकता का आप जिक्र देख लेंगे, सिटीजनशिप आप यहां पर देखेंगे। फिर इसके बाद आप भाग 3 की बात करेंगे, आर्टिकल 12 टू 35। यहां पर आप मूल अधिकार की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट को आप देखेंगे। इनके बाद आ जाएगा भाग 5, आर्टिकल 52 से 151 तक। यहां पर आप संघीय व्यवस्था की बात करेंगे। और भाग 4, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो यहां पर आप किसका जिक्र देखेंगे? भाग 4 में डीपीएसपी का जिक्र देखते हैं, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आप क्या कहेंगे? अब इसमें मैंने सब लिख दिया है, आपसे पूछा क्या है? मौलिक अधिकार कहां पर सूचीबद्ध है? तो क्या बता देंगे? ऑप्शन सी। ये लिख तो दिया मौलिक अधिकार, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहां पर आप देख पाएंगे। अगले की बात करते हैं। अगला क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, अकॉर्डिंग टू द विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल इन द इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट? 368, 356, 350, 325। तो आपको याद रखना है कि 356 के तहत, 352 के तहत तो लगेगी नेशनल इमरजेंसी, 356 के तहत लगेगी स्टेट की इमरजेंसी जिसको आप प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, और 360 के अकॉर्डिंग लगेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। इनको आपको याद रखना है। तो राज्य का जो आपातकाल है जिसको आप क्या कहते हैं? राज्य का जो आपातकाल है जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, वो राष्ट्रपति शासन 356 के तहत आप देख पाएंगे। कैसे देख पाएंगे? 356 के तहत देख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। अगले की बात करते हैं कि अगला क्या आएगा। अगले की अगर बात करेंगे अगला क्या आएगा, तो भारत में भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन की व्यवस्था करता है? तो अगर यहां पर आप देखें तो भाग 1 पर अपन चले गए। किस पर चले गए? पार्ट 1 पर। आर्टिकल 1 to 4, 1, 2, 3 और 4। 1 में आप देखेंगे नाम की बात हो गई, नाम वगैरह की बात। दूसरे में अगर आप देखें राज्यों के प्रवेश की बात हो गई। स्थापना, नए राज्यों की स्थापना या गठन की बात यहां पर आ जाती है। और 4 में विधि की बात आ जाती है। तो क्या हो गया? आर्टिकल नंबर 3 जो है, जहां पर नए राज्य की स्थापना, प्रवेश का मतलब क्या है? कोई राज्य सीधा भारत में आ जाए तो वो प्रवेश हो गया। अब स्थापना या गठन क्या है? कि हमें कोई राज्य को काट कर, मतलब किसी राज्य का एरिया कम करके ऐसे राज्य बनाना है। तो ये अनुच्छेद 3 में बात की गई है। तो अनुच्छेद 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर आप देख पाएंगे। अनुच्छेद 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप यहां पर देख पाएंगे।
अगले की बात करते हैं कि भारत की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में कयाल क्या होते हैं। तो कयाल अगर आपने झील पढ़ा होगा ना, तो कयाल लेगून टाइप के झील हैं। केरल के अंदर अगर आप देखें तो लेगून झीलों को, है ना, कयाल क्या है, कयाल जो है वो समुद्र किनारे बनी हुई जो झीलें होती हैं, समुद्र के किनारे की झीलें, इनको कयाल कहते हैं। अब ये झीलें जब उड़ीसा वगैरह में लेगून कहलाती हैं, कयाल कहां कहलाती हैं, केरल में इनको कयाल कहते हैं। अब ये समुद्र के किनारे कैसे झीलें बनती है, जब पानी जो आता है ना ज्वार भाटे का, वो पानी भर जाएगा तो उससे बनती है, जिसको आप बैक वाटर्स कहते हैं। क्या कहलाते हैं, अप्रवाही जल कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वो कयाल जो है, कयाल कहां के फेमस है, केरल के फेमस है। अगला, कयाल कहां के, यहां के फेमस। क्योंकि अगर आप देखें, अगर मैं चारों ऑप्शन की बात भी करूं कि जलोढ़ के मैदान जो है वो नदियों के द्वारा बनेंगे, किसके द्वारा बनेंगे, नदी के द्वारा बनेंगे। तो इनको इनको क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे, मैदानी भाग कहलाएंगे नदी। टेक्टोनिक गतिविधियां, टेक्टोनिक मतलब प्लेट टकराने का कुछ कारण होगा, वो अलग हो जाएगा। और ग्लेशियल किले का मोटा जमाव, है ना, किले का मोटा जमाव वो एक अलग घटना। ग्लेशियल किले जो हैं वो आप देखेंगे, आपको उत्तर वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। और कयाल जो है वो फेमस कहां के हैं, केरल के फेमस है। केरल में ही इन झीलों को कयाल कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन सी भू आकृति नदियों की युवावस्था को नहीं दर्शाती। देखिए नदियां क्या है, अगर मैं नदियों की बात करता हूं, अगर मैं नदियों की बात करूं और मैं ऐसे कुछ नदियां बनाना स्टार्ट कर दूं, ये नदी चली गई है, बात समझ में आ रही, ये नदी चली गई है। अब क्या है, नदी की कई सारी अवस्थाएं आप यहां पर देख पा रहे हैं। कैसी अवस्थाएं आप देख पा रहे हैं, अगर मैं करूं, शुरुआत में जब नदी निकलती है तो ये अलग अवस्था है और ये अलग अवस्था है। तो अगर आप ये देखें किसकी युवा अवस्था, तो यहां पर क्या है, ये उसका उच्च भाग है, ये मध्य भाग है और ये निचला भाग है। ठीक है, जब नदी अपनी युवावस्था में रहेगी तो वो बड़ी तेज गति से बहती है। वो जब तेज गति से बहेगी, या तो वो घाटी में बहेगी या कुछ और। अब यहां पर आप नदियों में देख पा रहे हैं कि जब नदियां बूढ़ी हो जाएंगी तो इनकी स्पीड स्लो हो जाएगी। और मुहाने पर आप देखें, मुहाने पर अगर आप देखें तो कई सारी वितरकाओं में ये बट जाती है, कई सारी वितरकाओं में इनका बटना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर क्या बनते हैं, तो वितरकाओं में बट जाती है तो क्या बनाती है, इनके द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, डेल्टा का निर्माण किया जाता है। गॉर्ज, तो गॉर्ज कब बनाएंगे, जब युवावस्था में होंगी तब ये गॉर्ज बनाएंगी, जब युवावस्था में होंगी तब गॉर्ज बनाएंगी। तो बुढ़ापे में या इनकी जो युवा अवस्था नहीं दर्शाती, युवावस्था को नहीं दर्शाती, वो क्या है, डेल्टा है। वी आकार की घाटी भी युवावस्था, क्षिप्रा रैपिड्स जो है वो भी क्या होंगे, युवावस्था। डेल्टा जो है वो प्रौढ़ अवस्था को दर्शाते हैं, जो नदियां काफी पुरानी हो गई हैं वो डेल्टा को डेल्टा बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है। 12मासी नदी प्रणाली मतलब जो साल भर बहती है, साल भर वो नदी बहेगी, जिसको वर्षा से भी जल प्राप्त होगा, साथ ही साथ बर्फ से भी जल प्राप्त होगा। तो ऐसा सिस्टम आप देख पाएंगे उस नदी में जो हिमालयन नदी होगी। क्या होगी, हिमालयी नदियां होगी, हिमालयी नदी होगी, उसमें आप देख पाएंगे। तो आप देखें, है ना, यहां पर तापो, ये तो नहीं है, खत्म करो। तापी ये मध्य प्रदेश से निकलती है, कृष्णा ये पश्चिमी घाट से निकल, इनको क्या है, सिर्फ वर्षा से जल प्राप्त होता है। सिंधु जो है ये वर्षा से भी जल प्राप्त करती है और बर्फ से भी जल प्राप्त करती है। तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 12मासी नदी हो जाएगी, मतलब साल भर उसमें पानी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आप यहां पर देख पाएंगे। अगला, एक स्तंभ जिस पर 3 अलग अलग कालखंडों द्वारा, कालखंडों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के उत्कीर्ण लेख हैं, इसको क्या कहेंगे। तो आप इसको लौरिया नंदनगर कहते हैं, टोपरा कहते हैं, इलाहाबाद या रोमनदेही। तो देखिए इसका सही जवाब है इलाहाबाद। यहां पर इस पर आप देखेंगे मौर्य काल में, है ना, अगर आप देखें इस पर मौर्य काल के अंदर अगर आप देखते हैं तो इस पर अशोक कौशाम्बी लेख, जिसको आप देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति या कौशाम्बी लेख आप देखते हैं। फिर इस पर आ जाएंगे एक गुप्त काल के एक शासक, गुप्त काल के एक शासक आ जाएंगे, गुप्त काल के जिसको आप कहते हैं समुद्रगुप्त। तो इनके जो एक मंत्री हैं हरिसेन, हरिसेन ऐसा भी लिखते हैं और हरिसेन ऐसा भी लिखते हैं ना, इनके द्वारा उस पर कुछ काम करवाया गया। और फिर इस पर आ जाते हैं अकबर। अकबर ने क्या है, इसको कौशाम्बी से लाकर, अकबर ने इसको क्या है, कौशाम्बी से लाकर और इसको कहां शिफ्ट करवाया था, इलाहाबाद शिफ्ट करवाया था। कहां करवाया था, इलाहाबाद शिफ्ट करवाया था। और अकबर के बाद के जो एक शासक है, इसको आप जहांगीर या शाहजहां, इनने क्या है, इनके है ना शाहजहां, इनका शाहजहां की गद्दी का जो, जब उनका
राज्याभिषेक होता है तो उसका भी जिक्र वहां पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। अगला, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहां है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनाई गई है। क्या बनाई गई है? कुतुब मीनार। कौन काम स्टार्ट करवाता है कुतुब मीनार का? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और कंप्लीट कौन करवाता है? कंप्लीट करवाता है इल्तुतमिश। तो ये कुतुब मीनार कहां पर है? तो ये कुतुब मीनार आप देखेंगे दिल्ली में है। तो इनकी काकी की जो दरगाह है वो कहां पर हो जाएगी? दिल्ली में हो जाएगी। वो कहां पर हो जाएगी? दिल्ली में हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? 374, 74, 269। तो संशोधन का अधिकार संविधान को 378 के तहत है। संशोधन जो है वो दो प्रकार से कर सकते हैं, है ना। एक तो आप कर सकते हैं साधारण बहुमत से और एक कर सकते हैं विशेष बहुमत से। ये प्रक्रिया पर ने कहां से ली थी? दक्षिण अफ्रीका से ली थी। कहां से ली थी? दक्षिण अफ्रीका से इस प्रक्रिया को हमने क्या है? अडॉप्ट किया था। दक्षिण अफ्रीका से हमने इस प्रक्रिया के बारे में बात करी थी, उनको यहां पर हमने अपनाया था या हमने स्वीकार किया था। 368 याद रखेंगे। बाकी अनुच्छेद क्या है? इतने फ्रिक्वेंटली कभी पूछे नहीं जाते कि 269 क्या है, 374 क्या है, बहुत कम ना के बराबर, इसलिए हमने इन पर चर्चा नहीं करी है। अगला, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है? इसको कहते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या कहते हैं? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो भाग 5 का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भाग 5 का। भाग 5 मतलब 52 से 151 तक। 52 से 151 तक। अब 52 से 151 तक की बात की गई है यहां पर। तो आप सबसे पहले 52 के बाहर वाले काट दो, 151 के बाद वाले काट दो। 151 के बाद ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचा क्या? 148। तो यहां पर अगर आप देखें कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के लिए जो आर्टिकल है वो 148 से 151 तक है। 148 में यहां पर इनकी नियुक्ति की बात की गई है या सीएजी की उल्लेख की बात की गई है। इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? सीएजी कहते हैं। तो ये अगर आपको याद रहेगा ना कि कौन से में, तो आसानी से आपने देखो कितने 2 मिनट में पन्ने काट दिया और एक बचा सही जवाब हो गया। अगला, निम्नलिखित में भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है? रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन हो गया है। सिंधु है, हमने बात भी करी है, सिंधु है। इंडस है, हमने बात भी करी है कि सिंधु है। अगला, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया ब्रिज कहते हैं, असम और किसको जोड़ता है? तो आपको बता दूं कि ढोला सादिया ब्रिज जो है वो लोहित नदी पर है। किस पर है? लोहित नदी पर है। लोहित किसकी सहायक है? ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक। और ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तो आप देखेंगे कि अरुणाचल से प्रवेश करेगी, अरुणाचल से प्रवेश करेगी और असम होते हुए कहां चली जाएगी? बांग्लादेश चली जाएगी। बांग्लादेश चली जाएगी। तो अब आप देख पा रहे हैं कि लोहित जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तो ये अब असम को और किसको कनेक्ट कर रही होगी? चूंकि इसी की सहायक है तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? अरुणाचल। तो सही जवाब क्या लिख लेंगे आप ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल। क्योंकि जो लोहित नदी है ना तो वो सिक्किम जाती है, ना मेघालय जाती है, ना वो पश्चिम बंगाल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलेगी, तिब्बत से होकर आएगी, अरुणाचल से घुसेगी, दिहांग गॉर्ज बनाएगी, वहीं पर इसकी लोहे सहायक नदी मिलेगी और उसके बाद फिर असम में घुसेगी, असम से बांग्लादेश चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? मुस्लिम आक्रमण तो किया था किसने? है ना। तो अगर आप देखें पहला मुस्लिम वंश अगर आप देखें तो कौन है शासन करने वाला? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है जी के टेस्ला। गुलाम पहला ये है, फिर है खिलजी, फिर है तुगलक, फिर है सैयद, फिर है लोधी। और लोधी के बाद फिर कहा जाएंगे? फिर आ जाएंगे मुगल। तो इसमें क्या आ जाएगा? गुलाम मतलब पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। गुलाम मतलब स्लेव डायनेस्टी मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया? मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है या सुनिश्चित किया गया है? अनुच्छेद 20A, 14, 18 और 21 किसमें बात की गई है? तो 20, 14, 18 और 21 किसकी बात की गई है? तो 14 और 18 ये तो आप देख पाएंगे किसका है। हमने देखा था समानता का अधिकार 14 से 18 तक आ रहा था, तो ये तो समानता के अधिकार में चला जाएगा।
और 20 हमने देखा था स्वतंत्रता के अधिकार में आ जाएगा। और 21 हमको पता था, अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करते तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अब दैहिक स्वतंत्रता की जब बात आ गई कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की जब बात आ गई, सॉरी, हाँ, ये भी क्या, ये स्वतंत्रता में आ गया, तो यहां पर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की जब बात आ गई तो कैसी स्वतंत्रता की बात हो भाई, पढ़े लिखे हो, तो यहां पर 21A जोड़ दिया गया जिसमें शिक्षा का अधिकार ऐड कर दिया गया, आरटीई है ना, राइट टू एजुकेशन, यहां पर आरटीई शिक्षा का अधिकार ऐड कर दिया गया। और कितने, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात यहां पर कर दी गई। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर आप यहां पर देख पाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। आरटी जो है वो 2009 में आया था, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन 2009 में आप देखेंगे, सब पढ़े सब बढ़े सब शिक्षा अभियान ये सब चले थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य नीति निर्देशक, किसमें इन्हें बता दिया, राज्य नीति निर्देशक की बात करता है, राज्य नीति निर्देशक। तो ये डीपीएसपी भाग 4 में आएंगे, है ना, इनको अपन कहते हैं डीपीएसपी, किस में आएंगे, भाग 4 के अंतर्गत आएंगे। भाग 4 का मतलब क्या है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो 36 के बाहर के काट दो और 51 के बाहर के काट दो, 36 के पहले के काट 51 के बाहर के काटे तो 69 काट दिया, 62 काट दिया, ये दो खत्म। अब क्या बचा है, तो किस में बात की गई है, तो डीपीएसपी का आखिरी आर्टिकल जो है 51 वो कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आर्टिकल 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जानते हैं, कहां से निकलती है, तो आपको मैं एक स्ट्रक्चर बताता हूं, ये एक नदी जा रही है, इसको आप कहते हैं गंगा। एक नदी ऊपर से आ रही है जो इसमें मिलती है, इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। और एक नदी इसमें आकर मिल रही, इसको कहते हैं बराक या मेघना या सुरमा। गंगा को ऊपर भागीरथी, और यहां पर आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र जो है वो यहां पर क्या है, सांगपो कहलाएगी, सांगपो कहेंगे। फिर ये ब्रह्मपुत्र कहलाएगी, और जैसे यहां पर आएगी तो क्या कहलाएगी, पद्मा कहलाएगी, पद्मा के नाम से गंगा में मिलेगी। और बराक जो है इसको क्या कहेंगे, मेघना कहेंगे। और यहां पर फाइनल नाम गंगा क्या हो जाएगा, मेघना हो जाएगा। कई बार सवाल बनता है गंगा का जो मुहाना है, गंगा किस नाम से अंतिम रूप से सागर में जाती है, तो मेघना के नाम से जाती है। तो ये बराक नदी कहां से निकली, उत्तर पूर्व से निकलेगी, है ना, तो उत्तर पूर्व से निकलती है तो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है ना, कहां से निकलेगी, उत्तर पूर्व में मणिपुर की पहाड़ियों से निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आप यहां पर देख पाएंगे। अगले की बात करें, हौज ए सुल्तानी, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में जाने, इसको हौज खास भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हौज खास भी कहते हैं। और ये हौज खास कहां है, दिल्ली में है। तो ये क्या था, जल आपूर्ति के लिए बनाया गया, आईआईटी दिल्ली आप देखेंगे उसी के पास आपको एक स्टेशन मिलेगा जिसको कहते हैं हौज खास स्टेशन, है ना, तो है ना, हौज खास मेट्रो का स्टेशन है। तो ये जल आपूर्ति के लिए बनाया गया। तो क्या है, एक बड़ा जलाशय है, बिग रिजर्वायर है, बड़ा जलाशय है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आप इसका देख पाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ये बताना है। तो धन विधेयक की परिभाषा जो है, धन विधेयक जो अगर आप देखें तो वो किस में दिया गया है, अनुच्छेद 110 में दिया गया है। किस में दिया गया है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की डेफिनेशन बताई गई है। और धन विधेयक को धन विधेयक कब कहेंगे, धन विधेयक को जब लोकसभा स्पीकर, क्या, लोकसभा स्पीकर क्या कर देंगे, इसको मनी बिल घोषित कर देंगे, मनी बिल बोल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसको धन विधेयक कहेंगे। मनी बिल के मामले में राज्यसभा के पास अधिकार नहीं होते हैं, मनी बिल के मामले में राज्यसभा के पास अधिकार नहीं होते हैं, सिर्फ 14 दिन का अधिकार राज्यसभा रख सकती है। और आफ्टर 14 डेज ऑटोमेटिकली वो पास माना जाता है अगर राज्यसभा उस पर कोई डिसीजन नहीं लेती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, यहां पर आप देख पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। इसके आगे के आपके इकोनॉमी के सवाल होंगे जिन्हें प्रशांत सर करेंगे। चलिए, तो ये आपने देखे कि अंकुर सर के सब्जेक्ट के सेगमेंट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल एंड लेबर दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस कॉल्ड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये टेंजिबल प्रोडक्ट या टेंजिबल रिसोर्सेज जो है आखिर हम किसको बोलते हैं। सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल तथा श्रम जिनका इस्तेमाल उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है, उनकी लागत को क्या कहते हैं। देखिए,
जब हम टेंजिबल प्रोडक्ट की बात करते हैं, मेनली गुड्स जो होते हैं और सर्विसेज जो होती हैं, उनके बारे में हम जो डेफिनेशन देते हैं वो ये कि किसी भी प्रकार का कोई भी टेंजिबल प्रोडक्ट है वो गुड्स की कैटेगरी में आएगा। किसी प्रकार के जो इंटेंजिबल प्रोडक्ट है जिसको हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन टच नहीं कर पा रहे हैं, वो इंटेंजिबल फॉर्म में है और वो सर्विसेज कहला रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है टेंजिबल, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए जिसको आप क्या कर पा रहे हैं, जिसको आप छू रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जिसको आप टच कर पा रहे हैं। तो जिसको भी आप टच कर पाएंगे वही क्या होगा, वही टेंजिबल फॉर्म में होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो टेंजिबल प्रोडक्ट है, जो मूर्त संसाधन है, जैसे कि हम कच्चे माल की बात करें, रॉ मटेरियल की बात करते हैं, या हम लेबर की बात करते हैं जिनका इस्तेमाल हम उत्पादन की प्रक्रिया में करते हैं, उनकी लागत को क्या कहते हैं। तो ये सब जो है वो किसका भाग होता है, ये वास्तविकता में जब हम उत्पादन करते हैं ना, तो उत्पादन की प्रक्रिया में जो वास्तविक रूप से कॉस्ट लग रही है, जो वास्तविक रूप से लागत लग रही है, वहां पर हम बोलते हैं कि ये रियल कॉस्ट है। मिसप्रिंट है यहाँ पर, ठीक है, ये एक्चुअली कॉस्ट है। तो आप घबराइएगा नहीं कि सर ये नई चीज क्या आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए कि उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वास्तविक लागत बोलते हैं, उसको हम रियल कॉस्ट बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो समय समय पर नीड के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाती है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन जो है वो देखने को मिलता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी कंडीशन में जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड में इंक्रीमेंट हो जाए, उस पर्टिकुलर डिमांड की सप्लाई को फुलफिल करने के लिए आपको प्रोडक्शन में क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट। वहां पर आप बोलते हैं कि सर ये अवसर के आधार पर लागत जो है वो बढ़ रही है। और फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि जब कांस्टेंट प्राइस हो, मतलब आपका जो प्रोडक्शन है, जो लागत है, वो एक स्थिर मूल्य पर हो, उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखने को ना मिले, तो वहां पर हम उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि टेंजिबल रिसोर्सेज का यूज करके प्रोडक्शन में जो आप कॉस्टिंग कर रहे हैं वो किस प्रकार की है, तो याद रखिए कि वो रियल कॉस्ट है ना। तो यहाँ पर जो मिसप्रिंट है इसको आप देखिएगा, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, और क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमारा, उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर बोल रहा है कि वह बाजार स्थल जहां अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बेची जाती हैं क्या कहलाता है। अ मार्केट प्लेस in which a final goods or services is brought and sold is called। देखिए यहाँ पर एक वर्ड जो आपको समझना पड़ेगा वो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जब मैंने आपको जीडीपी पढ़ाया है तो वहां पर भी मैंने एक वर्ड यूज किया है कि भाई जब जीडीपी का कैलकुलेशन होगा तो उस जीडीपी के कैलकुलेशन में हम किस प्राइस को लेंगे, हम फाइनल मार्केट प्राइस को लेंगे। बात समझ में आ रही, किस प्राइस को लेंगे, फाइनल मार्केट प्राइस की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके रॉ मटेरियल का प्राइस लेते हैं, अगर हम उसके इनपुट का प्राइस लेते हैं, तो किन किन चीजों को ऐड करेंगे। और फाइनल मार्केट प्राइस की जब हम बात करते हैं, अंतिम मूल्यों की जब हम बात करते हैं, तो इसमें सारे प्राइस जो हैं अपने आप इनपुट वाले कॉस्ट जो हैं वो यहाँ पर पहले से ही इसमें शामिल होते हैं, तो हमको अलग से अलग अलग कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखिएगा कि जब भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्राइस बोला जाएगा तो उसका मतलब होता है मार्केटेबल प्राइस, जिस प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। जीडीपी के कैलकुलेशन में जब हम रियल कैलकुलेट करें, नॉमिनल कैलकुलेट करें, तो इन दोनों जीडीपी के कैलकुलेशन में जो प्रोडक्ट के प्राइस लिए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनल मार्केट प्राइस ही बोलते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि फिर कि ऐसे प्लेस को हम क्या बोलते हैं जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है, जहां पर वह बाजार स्थल जहां अंतिम वस्तुएं वस्तु खरीदी और बेची जाती है, उनको क्या कहा जाता है, तो उस बाजार को बोला जाता है प्रोडक्ट बाजार। बात समझ में आ रही है? उस बाजार को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बाजार बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको क्लियर हो गया कि सर यहाँ जब हम बात करते हैं, एक ऑप्शन क्लियर हो गया कि सर जब हम यहाँ बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है वो प्रोडक्ट मार्केट है। किसी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस को जहां भी बेचते हैं वो क्या होता है, वो उत्पाद बाजार होता है। और इक्विटी मार्केट किसको बोलते हैं, तो ये मार्केट जो है वो किसके ट्रेडिंग की बात करता है, ये शेयर से रिलेटेड है, ये शेयर्स के ट्रेडिंग की बात करता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ये इक्विटी मार्केट है, समता बाजार है। फैक्टर मार्केट की बात करते हैं, कारखाना मार्केट की बात करते हैं, तो ये प्रोडक्शन के टाइम ही, वहां पर अगर हम देखें तो वहां पर जब प्रोडक्शन के टाइम ही इंडस्ट्री से निकला हुआ कोई भी प्रोडक्ट जो है वो तुरंत वहीं पर सेल किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर मार्केट बोलते हैं, कारखाना बाजार बोलते हैं। और कमोडिटी मार्केट जो है वो किसकी ट्रेडिंग की बात करता है, वो गुड्स की ट्रेडिंग की बात करता है। और इसी कमोडिटी मार्केट का रेगुलेशन पहले कौन करता था, एफएमसी करता था, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन करता था। बात समझ में आ रही है? तो पहले कौन करता था, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन करता था।
ठीक है, और जिसको 2015 में मर्ज कर दिया गया, किसके द्वारा, किसमें मर्ज कर दिया गया, सेबी में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। तो अभी अगर हम बात करें कमोडिटी मार्केट की, जहां पर वर्चुअल फॉर्म में जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है वैसे ही गुड्स की वर्चुअल फॉर्म में ट्रेडिंग होती है, उस वर्चुअल फॉर्म में ट्रेडिंग के जो रेट डिसाइड होते हैं वही फिजिकल मार्केट में डिसाइड हो जाते हैं। जैसे कि गोल्ड का रेट आप देखिए फ्लक्चुएट होता रहता है, वो फिक्स नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि सर ये बॉटल का जो प्राइस है, इस बॉटल का प्राइस जो है वो 40 रुपीज है, तो ये बॉटल का प्राइस फिक्स है ना। लेकिन जब आप गोल्ड की बात करते हैं, शेयर की बात करते हैं, तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि जिस तरीके से शेयर्स की वैल्यू में फ्लक्चुएशन होता है, उसी तरीके से कमोडिटीज की वर्चुअल फॉर्म में ट्रेडिंग होती है, जिसको हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? फिलहाल इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, प्रोडक्ट मार्केट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर विच इज डोमिनेटेड बाय ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड। इस तरीके की समस्याएं तो हम लगातार देखते ही रहते हैं। इस तरीके की चीजें हम देखते हैं कि लगातार कुछ विशेष क्षेत्रों में कुछ ही कंपनियों का एकाधिकार जो है वो बना होता है और लोगों की डिपेंडेंसी उन कंपनियों के ऊपर रहती है। और एक वर्ड हम लगातार यहाँ पर यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली बोलते हैं, कि भाई इस कंपनी की मोनोपोली चल रही है। तो यहाँ पर याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि उस संरचना, उस मार्केट को क्या बोला जाता है जिसमें कुछ ही फर्मों का बोलबाला होता है, तो उसको बोलते हैं एकाधिकार या मोनोपोली। बात समझ में आ रही है? तो इसमें याद रखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली। अब इसमें अगर हम बाकी के बचे हुए 3 ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। देखिए होता क्या है, जब मैं आपको एफडीआई पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको एक चीज बताया था कि एफडीआई के आने के, किसी भी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो वहां पर कुछ फायदे भी हो सकते हैं और कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। फायदे के तौर पर मैंने आपको ये बोला था कि किसी भी कंट्री में अगर एफडीआई आती है तो उस कंट्री में कंपटीशन जो है वो इंक्रीज होता है, एक फायदा मैंने ये बताया था। और कंपटीशन का फायदा, अगर हेल्दी कंपटीशन है तो उसका फायदा कंज्यूमर को मिलता है। यहाँ पर स्टार्टिंग में चीजें कुछ इसी प्रकार की दिखेंगी। एक ऐसा मार्केट जहां पर, जैसे आप समझ लीजिए कि एक प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को बनाने वाली मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल कंपनीज हैं। अब मल्टीपल कंपनीज जो हैं वो इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हैं। कंज्यूमर के पास में जब मल्टीपल ऑप्शन होता है तो वहां पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, और जब डिपेंडेंसी कम होती है तो कंपटीशन पर चीजें जो हैं वो काम करती हैं। और कंपटीशन अगर बेहतर होता है तो उसका फायदा जो है वो किसको मिलता है, कंज्यूमर को, और चीजें जो हैं वो थोड़ी सस्ते रेट पर मिलती हैं और क्वालिटी भी इंप्रूव रहती है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर तो उन प्रोडक्ट को खरीदेगा ना जिस प्रोडक्ट के रेट कम हो, जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जब मल्टीपल सेलर होंगे, मल्टीपल कंपटीशन होगा, तो उसको परफेक्ट कंपटीशन का दर्जा जो है वो दिया जाता है। मोनोपोली मतलब कि कुछ ही कंपनीज हैं जो इस तरीके के प्रोडक्ट को बना रही है और लोगों की डिपेंडेंसी उनके ऊपर है, उसको हम एकाधिकार बोलते हैं। अल्पाधिकार का मतलब होता है कि जब कुछ कंपनियों का अधिकार जो है वो पूरे मार्केट में बहुत ही नॉमिनल होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ओलिगोपोली बोल देते हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी आप समझिए कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कि एक ही प्रकार के, इसका एग्जांपल दूंगा तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। इसमें देखिए कि एक ही प्रकार की वस्तु जो है वो किसके द्वारा सेल हो रही है, सेलर के द्वारा। बात समझ में आ रही है? वो किसके द्वारा बेची जा रही है, अलग अलग विक्रेताओं के द्वारा, ठीक है, सेलर्स के द्वारा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि भाई एक ही प्रकार की वस्तु है लेकिन वो अलग अलग जो सेलर हैं, जो अलग अलग विक्रेता हैं, उनके द्वारा सेल की जा रही। लेकिन यहाँ पर दिखता क्या है, यहाँ पर जो कंज्यूमर होता है उस उपभोक्ता को, उस कंज्यूमर को ये दिखता है कि यहाँ जो वस्तु है वो क्या है, अलग अलग। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि वस्तु जो है विक्रेता के द्वारा एक ही प्रकार की बेची जाती है, लेकिन उपभोक्ता को लगता है कि ये अलग अलग वस्तुओं को सेल किया जा रहा है। इसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये किस प्रकार से देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए कोका कोला, ठीक, पेप्सी, थम्स अप। तो यहां पर मैंने 3 प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं,
अब ये तीन के तीनों प्रोडक्ट जो हैं वो हैं एक ही प्रकार के, ठीक है, यहाँ पर ये तीन के तीनों प्रोडक्ट जो हैं वो हैं एक ही प्रकार के। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि एक ही प्रकार के प्रोडक्ट को सेलर जो हैं वो सेल कर रहे हैं, लेकिन जो उपभोक्ता है उसको क्या दिख रहा है कि भाई ये एक प्रोडक्ट अलग है, ये प्रोडक्ट अलग है, ये प्रोडक्ट अलग है। बात समझ में आ रही है? तो उसको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर चीजें अलग हैं और इनके बीच में कॉम्पिटिशन है। बात समझ में आ रही है? इसी को हम क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल अगर आपसे ये पूछे कि सर जिसमें कुछ ही फर्म का बोलबाला है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको याद रखिए कि वहां पर हम एक वर्ड का यूज करते हैं जिसको मोनोपोली नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं और यहाँ पर जब हम देखें तो बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स बाइंग एन एसेट इन वन मार्केट एंड साइमल्टेनियसली सेलिंग एन आइडेंशियल एसेट इन अनादर मार्केट एट द हायर प्राइजेस इज टर्म्स एज। अर्थशास्त्र में एक बाजार में संपत्ति खरीदना और उसी समय किसी अन्य बाजार में समरूप संपत्ति को बढ़े हुए कीमत पर बेच देना, उसको हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिए उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज, राइट, उसको बोलते हैं अंतरपणन। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि भाई आपने इधर से सामान को सस्ते रेट पे खरीदा और दूसरे मार्केट में आपने क्या कर दिया, उसको लो रेट पर खरीद कर और हाई प्राइस पर उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। इस टर्म के लिए हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज वर्ड का यूज जो है वो करते हैं। बस समझ में आ रही है? बाकी चीजें क्या है? आंसर तो इसका आर्बिट्रेज हो गया, लेकिन बाकी के ऑप्शन पर अगर चर्चा करें तो पहला होता है डिप्रेशिएशन। तो डिप्रेशिएशन वर्ड का यूज जो है वो किया जाता है सामान्य तौर पर जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो प्रोडक्शन में डिप्रेशिएशन जो है वो वियर एंड टियर की प्रॉब्लम से निपटने के लिए यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जो भी मशीनों में उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनरीज जो भी यूज की जा रही है उनमें जो भी घिसावट हो रही है, वियर एंड टियर की प्रॉब्लम हो रही है, उससे निपटने के लिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी कि ये डिप्रेशिएशन होता है। जब भी हम नेट वैल्यू की बात करते हैं तो नेट वैल्यू जो है ग्रॉस, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रॉस वैल्यू में से डिप्रेशिएशन को माइनस करते हैं, वो यही डिप्रेशिएशन। और एक डिप्रेशिएशन आपने सुना है कि जब टाइम के साथ में प्रोडक्ट के प्राइस में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। एक डिप्रेशिएशन आपने सुना कि अगर आपने एक 10 लाख की गाड़ी खरीदी तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू जो है वो 10 लाख ना रहकर कम हो जाएगी, वो मार्केट बेस्ड डिप्रेशिएशन है। दूसरा बंधक या मॉर्टगेज जो है वो कहलाता है कि जब आप किसी चीज को गिरवी रखकर और उसके बदले कोई चीजों को आप यूज करते हैं तो उसको मॉर्टगेज बोलते हैं। और डिवेल्युएशन का मतलब होता है कि जब आप करेंसी की वैल्यू को क्या करते हैं, डाउन करते हैं, तो वहां पर हम बोल देते हैं कि ये डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी है, ये मुद्रा का अवमूल्यन है। तो डिवेल्युएशन का मतलब होता है वैल्यू को डाउन करना, डिवेल्युएट करना, राइट। इसका आंसर जो है वो आर्बिट्रेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के अगर मैं फैक्टर की बात करता हूं तो मेनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मैंने आपको 4 चीजें बताई, ठीक है। होती तो वैसे 3 है लेकिन आप 4 चीजें भी देखिए क्योंकि आजकल चारों का बात जो है वो की जा रही है। क्या क्या? तो हम बोलते हैं कि सर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। बात समझ में आ रही है? तो ये 4 चीजें जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो बोल रहा है कैपिटल बिल्कुल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन टैक्स जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं माना जाता। तो टैक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वही इसमें शामिल नहीं है। यहाँ कहीं भी आपको टैक्स कहाँ दिखाई दे रहा है? बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि द एक्सपेंसेस लीडिंग to increment to production capacity are which type of expenses। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंक्रीमेंट द प्रोडक्शन कैपेसिटी और विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको इस प्रोडक्शन के एरिया में भी तो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक खेत है, ठीक है। अब इस खेत में आप मान लीजिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि इसमें और भी प्रोडक्शन हो, तो इस पर्टिकुलर एरिया की तो अपनी एक प्रोडक्टिविटी है ना, इस पर्टिकुलर एरिया की अपना एक सीमा है,
उसी तरीके से हर इंडस्ट्री की अपनी एक सीमा है, जब तक आप जितना इनपुट उस पर डालते रहेंगे उतना ही आउटपुट उस पर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपको इसमें इंक्रीमेंट करना है तो आपको क्या चाहिए, अगर मैं खेत का एग्जांपल देखूँ तो आपको बड़े खेत की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं इंडस्ट्री की देखूँ तो आपको बड़ी मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है। तो आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे वहां पर इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ रही है, आप क्या करेंगे, आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो किस प्रकार का व्यय हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं, राजस्व व्यय की अगर हम बात करते हैं, तो राजस्व व्यय एक ऐसा व्यय होता है जो सरकार के टर्म में हम यूज करते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जहां पर किसी भी प्रकार से कैपिटल जनरेशन नहीं होता, यहाँ पर किसी भी प्रकार से संपत्ति का निर्माण नहीं होता, मेनली ये कंजम्पशन पर्पज से यूज किए जाते हैं। और सामान्य तौर पर इसको अगर आप देखेंगे तो ये वाले जो व्यय होते हैं सामान्य तौर पर वेलफेयर स्कीम्स में इसका यूज होता है, कल्याणकारी योजनाओं में इसका प्रयोग होता है। एक तो ये हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देने में इसका यूज हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को ग्रांट्स दे देती है, वहां इसका यूज हो रहा है। तो ये क्या है, यहां से संपत्ति निर्माण नहीं होगा, ना तो लाइबिलिटी बढ़ेगी और एसेट में डिक्रीमेंट यहां देखने को मिल सकता है। तो इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा है प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर। तो प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है उत्पादन करने के लिए जिन लागत का आप प्रयोग करते हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल, जो अभी अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पर। तो इनके लिए आप जितनी चीजों को खर्च करते हैं वहां पर हम क्या बोल देते हैं कि भाई प्रोडक्शन के टाइम पर हमने इतनी चीजों का यूज किया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, उत्पादन व्यय हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जब पैसा खर्च किया जाए सरकार के द्वारा और उससे कहीं ना कहीं एसेट क्रिएशन हो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये इस प्रकार का खर्च है जहां से एसेट क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर संपत्ति का निर्माण हो रहा है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, अगर हम पूंजी बाजार के संदर्भ में बात करें तो एब्रीवेशन ऑफ एफपीओ, एफपीओ का क्या मतलब होता है। तो जब हम कैपिटल मार्केट के अंदर शेयर मार्केट की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि वहां पर मैंने आपको बताया है कि शेयर मार्केट जो है वो दो प्रकार के होता है। एक होगा इसका भाग जो प्राइमरी मार्केट कहलाएगा, ठीक है, और एक दूसरा भाग होगा जो सेकेंडरी मार्केट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। प्राइमरी मार्केट की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है वो वन डायरेक्शन में फॉर्म में आपको दिखाई देती है, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर जो दिखाई देती है वहां आपको एक प्लेटफॉर्म आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज के बीच में इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब प्राइमरी मार्केट में तीन चीजें होती हैं जिसमें से फर्स्ट होता है आईपीओ। यहाँ इसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। किसी भी कंपनी के द्वारा लाइफ में पहली बार जब ये रिलीज होता है, जब ये जारी किया जाता है कि अपने शेयर जारी करती है तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं। उसके बाद जब कभी उसको शेयर बेचने होते हैं तो वो यूज करती है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। कहीं कहीं पे ऑफरिंग भी मिल जाएगा लेकिन दोनों सही है। ठीक है, और तीसरा होता है राइट इशू। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्राइमरी मार्केट में जब कंपनी अपने शेयर बेचती है तो वहां पर वो तीन प्रकार के टूल जो है उनका प्रयोग कर सकती है, एक आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू। और एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। बाकी जो है फ्री पब्लिक ऑफर कोई इकोनॉमिक टर्म में कोई सेंस नहीं है। फर्स्ट पोर्टफोलियो ऑपरेशन, फर्स्ट पब्लिक ऑफर, इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। आप याद रखिए एफपीओ का मतलब क्या होता है, तो ये होता है फर्स्ट फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। बात समझ में आ रही है। चलिए तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको लगता है कि सर हमको और भी कोर्स की ज़रूरत है, हम टेस्ट सीरीज तो देख ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन हमको ये लगता है कि प्रॉपर अगर हम क्लास ले लें तो चीज़ें हमको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो एईसी जो है वो आपके लिए मैकेनिकल और सिविल के लिए अगर हम बात करते हैं तो उन दोनों ही ब्रांचेस के लिए क्रैश कोर्स लेकर आ रही है। और क्रैश कोर्स की खासियत ये है कि आपको उसके साथ में टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन के गलत होने की संभावना जो है वो ना हो। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।